आपका स्वागत है अपने ही खुद के चैनल जीएस ज्ञान कोश में, जहाँ मिलेगा आपको इतना ज्ञान कि आपका माथा टनक जाएगा और आप मिलते रहिए, बने रहिए हमारे जीएस ज्ञान कोश पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप ये वीडियो, ये चैनल सब अपने सारे दोस्तों को वो कहिए कि हाँ, इस चैनल को देखिए, आप इस चैनल से कुछ सीखिए। ठीक है, अपने चैनल दोस्तों को ये चैनल फैलाइए। ठीक है, ताकि उनका जो माइंड है ना वो अपडेटेड हो, अपग्रेडेड हो। ठीक है, और इस चैनल्स के थ्रू वो कुछ सीखें। ये चीज़ करने का काम किसको करना है? आपको करना है। आपका भला और सबका भला में ही इस भारत का भला है, और जब इस भारत का भला होगा तभी आप एक अच्छे नागरिक के तौर पे कहलाओगे। ठीक है, चलिए हम इसके पहले वीडियो में, इतिहास का जो वीडियो मैंने बनाया था, इसके पहले वीडियो में जो सीक्वेंस से मगध डायनेस्टी में आ रहे थे, उसमें हमने पहला वंश सीख लिया था, जिसको हमने बोला, हम कहते थे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में हमने सबसे पहले शासक बिंबिसार के बारे में बात कर लिया था। फिर हमने अजातशत्रु के बारे में बात कर लिया था। फिर हमने उसके उड्डयन के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, उड्डयन का जो काम था, उड्डयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसने क्या किया था कि वैशाली से कैपिटल को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लेकर आ गया था। ठीक है, उसके बाद उसने नियुक्त किया था शिशुनाग को अपना कमांडर इन चीफ यानी सेनापति। अब सेनापति उसको नियुक्त करने के उपरांत जब ये टेन्योर गया तो शिशुनाग ने अपने ही राजा को मारने के बाद एक वंश का स्थापना किया, जिस वंश का नाम उसने अपने मतलब जो भी वंश का स्थापना होगा वो खुद के नाम पे ही जा रहा है, तो उसने ये वंश का नाम उसी के नाम पे जाना जाता है, शिशुनाग वंश। ठीक, अंग्रेजी में शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक, और जिस प्रकार हमने पहली आर्यंक वंश का जो डायनेस्टी है उसके बारे में हमने बात किया था कि उस डायनेस्टी की शुरुआत 512 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक हुई। उसी प्रकार इस वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। उसकी कितनी 512 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, इसकी 412 से 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व पीछे की तरफ जाता है, फिर जीसस क्राइस्ट का जन्म 0, उसके बाद फिर ईस्वी से आता है। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं। ठीक, अब देखिए इस वंश का सबसे प्रथम शासक शिशुनाग था। ठीक, अब शिशुनाग जो था उसके कुछ बारे में बस यही जानकारी इसमें है कि शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। ठीक, और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वो कहा जाता था किसको? काल अशोका को। क्योंकि काल अशोका के समय में इसने ये किया कि जिस प्रकार इसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था, किसने? नागदशक ने। तो नागदशक ने तो पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था ना, उसी प्रकार इसने यानी काल अशोका ने इस पाटलिपुत्र से कैपिटल उठा के लेके चला गया वैशाली, और वैशाली में कैपिटल ले जाने के उपरांत काल अशोका ने द्वितीय बौद्ध संहिता कराया। कौन सी बौद्ध संहिता कराई? द्वितीय बौद्ध संहिता। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बौद्ध संहिता क्या है, वो सारा बौद्ध संहिता का मैं एक सीक्वेंस बना दूंगा। 4 बौद्ध संहिता हुई थी, और एक अजातशत्रु के समय में, दूसरा काल अशोका के समय में, तीसरा जो था वो अशोक के समय में हुआ था, और चौथा जो था वो कनिष्क के समय में हुआ था। तो जितनी बौद्ध संहिता का है ना उसका एक सीक्वेंस बना दूंगा और उसमें आपको समझा दूंगा, या तो फिर जब मैं बुद्ध पढ़ाऊंगा ना तो उसमें सब बौद्ध संहिता के बारे में हम बातें करेंगे। बौद्ध संहिता उस धर्म को प्रोपोगेट मतलब फैलाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अब उसलिए हम बात करते हैं अब वैशाली जब काल अशोका ने स्थानांतरित किया पाटलिपुत्र से कैपिटल कहाँ? वैशाली में। तब इसने द्वितीय बौद्ध संहिता वैशाली में कराई। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। कब कराई? 383 ईसा पूर्व। किसने कराई? काल अशोका ने कराया। और काल अशोका ने की ये जो बौद्ध संहिता थी उसका प्रतिनिधित्व यानी चेयरमैनशिप जो कर रहा था उसका नाम था सबाकामी। कौन कर रहा था? सबाकामी। ये सबाकामी जो था वो इस
इसका इस बौद्ध संगीति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ये था कि उसने ये जो राजधानी पहले उठाकर वैशाली बनाई थी, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, तो कुछ चीज़ें इसे खटक रही थी जो कि ये बाहर नहीं जाने दे रहा था, चीज़ों को वो बाहर नहीं जाने दे रहा था। मतलब इसे ये था कि अगर कुछ लोगों को वैशाली के बारे में, अगर बाहर के लोगों को नॉलेज हो जाएगा, जिस प्रकार हमने ये देखा था कि जिस प्रकार अजात शत्रु ने वैशाली पे कैसे आक्रमण कराया था अपने गुप्तचर भेज के, उस प्रकार इसे खुद डर था कि यहाँ पर भी राजधानी होने से कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग राजधानी में ही आते हैं घूमने फिरने, तो कुछ राजधानी में लोग आएंगे और वैशाली के बारे में जानकारी लेकर फिर वो बाहर चला जाएंगे, और बड़ी मुश्किल से वैशाली मिला है, तो फिर वैशाली कहीं ना चल जाए। तो इस कारण काल अशोका ने वापस फिर से स्थानांतरित कर दिया कैपिटल। कहाँ को कैपिटल स्थानांतरित कर दिया, वापस से कैपिटल स्थानांतरित कर दिया पाटलिपुत्र में। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे राजधानी इसने पाटलिपुत्र में बनाया ना, तो इसके बाद कोई कैपिटल में चेंजिंग नहीं किया गया, फिर पाटलिपुत्र को कैपिटल को स्टेब्लिश कर दिया गया, फिर कोई चेंजिंग नहीं किया गया। और उसके बाद अगर देखने की बात बोला जाए तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम था नंदीवर्मन। ये जो नंदीवर्मन था ना, इसने महापद्मानंद को अपना सेनापति बनाया, और जो महापद्मानंद को उसने सेनापति बनाया ना, इसने इसी को मारकर नंद वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की स्थापना की। फिर उसके बाद 344 ईसा पूर्व से नंद वंश का उद्गम शुरू हो गया। का उद्गम हुआ नंद वंश। जो महापद्मानंद था, ये जो था ना, वो नंदीवर्मन का सेनापति था, और नंदीवर्मन को मारने के पश्चात इसने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, और नंद वंश की स्थापना की 340 ईसा पूर्व में, और ये नंद वंश 322 ईसा पूर्व तक चला। इस वंश की स्थापना की, और ये जो था ना, वो इसे सर्वछत्रांतक और एकरात की उपाधि मिली थी। अब ये उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि इसने बोला कि मैं समूल क्षत्रियों का नाश करूंगा। समूल क्षत्रियों का समूल क्षत्रियों का नाश करने के लिए और एकरात की उपाधि इसे मिली थी कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, एकरात की उपाधि। बस ये याद रखिएगा कि सर्वछत्रांतक की उपाधि किसे मिली थी? तो महापद्मनानंद को मिली थी सर्वछत्रांतक की उपाधि, और एकरात की उपाधि किसे मिली थी? तो महापद्मनानंद को मिली थी। इसका जो अगला शासक था ना, वो धनानंद था। अब ये धनानंद बहुत मशगूल आदमी था। ये हमेशा नाच गाना देखते रहता था, नचवाते रहता था लड़कियों को, और पूरा दारू वारू पी के हमेशा मस्त रहता था। इसे कोई मतलब नहीं इसके प्रजा में लोग मर रहे जी रहे हैं। ठीक है, कोई प्रजा नहीं। इसी के समय में सिकंदर भारत आया था। ठीक है, इसके समय में ही सिकंदर भारत आया था। जो सिकंदर भारत आया था तो 326 ईसा पूर्व में, और सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे बैटल ऑफ हड़प्पा, जो कि ग्रीक में बोला जाता था, बैटल ऑफ हड़प्पा, बैटल ऑफ विटास्टा यानी झेलम, दो विटास्टा है उसका वो नाम जो था, वो झेलम का पौराणिक नाम था। ठीक है, उसके बाद झेलम नदी, ये युद्ध भी बोला जाता था, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो सिकंदर और पोरस के बीच की जो लड़ाई हुई थी, आखिर उस लड़ाई में निर्णायक, क्योंकि कुछ बुकों में उस युद्ध के अंदर पोरस की जीत दिखाई देती है, किस युद्ध में? सिकंदर की जीत दिखाई जाती है। बस एक्चुअल जो जीत हुई थी वो हुई थी सिकंदर की, ये बात कंफर्म है। लेकिन वो कैसी जीत थी कि जिसके बाद सिकंदर पोरस से खुश हो गया और उसे
मारा नहीं, उसे छोड़ के फिर वो वापस लौट गया अपने ग्रीक यानी मैसेडोनिया में। तो वो क्यों क्यों कैसे कैसे लौटा, और कुछ सालों के बाद उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और तो वो कैसे लौटा के बाद में जरूरी है, वैसे भी इसके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना। मान बस अगर नंदवंश से कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो यही क्वेश्चन आता है कि सिकंदर किसके शासन काल में भारत आया था। तो हमेशा याद रखिएगा, सिकंदर धनानंद के वंश में भारत आया था। और अगर वंश पूछे तो सिर्फ नंदवंशी डाल दीजिएगा, और 326 ईसा पूर्व में भारत आया था, ठीक। और शिशुनाग डायनेस्टी से क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी बता दे रहा हूँ। शिशुनाग डायनेस्टी से क्वेश्चन ये पूछता है कि शिशुनाग डायनेस्टी में किस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो वो आप याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति जब काल अशोका शिशुनाग डायनेस्टी का शासक था, तब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। उसका चेयरमैनशिप किसने किया था? सबा कमी ने चेयरमैनशिप किया था, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछता है, और जो पूछता है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर सम्मिलित है। तो उसका कोई टेंशन मत लीजिएगा, जितना आपको पेपर के लिए ज़रूरत है उतना ही आपको यहाँ मिलेगा। बोर्ड भरने से विद्वान नहीं होंगे आप, ठीक है। आप समझने से विद्वान होंगे और अपने दिमाग में घुसाएंगे तब विद्वान होंगे। तो बने रहिए जीएस ज्ञान कोश के साथ, और ये जो चैनल है ना वो अपने दोस्तों में फैलाइए, और भाई को जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक लेके जाइए। कि भाई आप, इससे क्या होता है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं अगर मोटिवेट हो गया ना, फिर तो आप लोगों को टेंशन नहीं है, कहीं कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा का सारा सब्जेक्ट ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे मोटिवेट रखिए। मैं एकदम पूरा, और मैं वैसे भी जोश से वर्क करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप ये हो तो वो हो तो मैं जोश से काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ऑथेंटिक चीज़ों पे वर्क करता हूँ और फुल जोश में वर्क करता हूँ। उसके लिए आपको बस आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरा परिवार का हिस्सा यानी जीएस ज्ञान कोश का हिस्सा है। तो आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताना हमारा काम है, और आपको ऑथेंटिक चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा। कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सुभाष चंद्र बोस को याद करके, स्मरण करके, अपने जीवन में उनको उतार के और उनके जैसे बनने की चेष्टा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस बहुत दमदार आदमी थे, उन्होंने नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों के, ठीक है। और कुछ और पार्टियों के भी दम कर दिया था, ठीक है। तो सुभाष बहुत बहुत हिटलर के सामने उसकी ही किताब की बुराई करना बहुत बड़ी बात है। मीन काम्प में भारतीयों के बारे में कुछ ऐसी अटपटी बातें लिखी गई थी कि उससे इफेक्टेड थे, ठीक है। तो उन्होंने जो मीन काम्प बुक था ना, उसकी बुराई उनके सामने ही की कि आपने भारतीयों के बारे में ऐसा क्यों लिखा। तो हिटलर ने उनके सामने उनको बोला था कि ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हम जब इसकी परिचय वापस लिखेंगे ना, तो हम उसमें इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ये उनके कथन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और मैं आपको लगे मैं ये फिलॉसफी क्यों करता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को अपने दिल में उतारिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। एक फ़ोटो टांगिए सुभाष चंद्र बोस जी का, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, एक फ़ोटो लगाइए उनका, बेहतरीन उनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तो बने रहिए जीएस ज्ञान कोश के अंदर, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हिंद।